टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम लोग अपनी अरिहंत बुक के बारे में। तो उसका जो है ये वीडियो नंबर 6 है आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने नाउन चैप्टर की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 है, नाउन। ठीक है। तो अगर आपको यही PDF चाहिए जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है स्किल IQ नाम के टेलीग्राम चैनल पे जाएं। ऑलरेडी वीडियो को डालने से पहले ही मैंने वहाँ पे डाल दिया है PDF, अगर आप इसी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो। अब हम जो है अपने चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे और एक ही वीडियो में एक ही चैप्टर कंप्लीट आपका ये यहाँ पे रहेगा। तो बिना किसी जो है देरी के डिटेल डिस्क्रिप्शन जो भी हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जानकारी को। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको इंग्लिश में कुछ टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले आपको नाउन ही पढ़ना चाहिए। ये सबसे बेसिक शुरुआती जो टॉपिक है ना, उनमें से एक होता है। और फर्स्ट जो स्टेप होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो नाउन ही हमारा होता है। तो इसी से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके बारे में ज़्यादा कथा ना करते हुए हिंदी में सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं ना। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जिसमें कोई भी किसी की भी चीज़ के गुण के बारे में बात करते हैं, या वो क्या चीज़ वो काम कैसे करती है, या उसकी अवस्था क्या है उस पर्टिकुलर वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की। तो इन सब चीज़ों को भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है, उसको थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करने के लिए। इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करोगे तो अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। और जो थिंग शब्द है वो बहुत ही विस्तृत है, वाइड है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को और भी समावेशित किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों को और भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उस चीज़ को देखा जाता है। इसीलिए जो थिंग शब्द है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ जो है वो आपका बहुत ज़्यादा वाइड होता है एक तरीके से। बात आती है टाइप्स ऑफ नाउन की। तो टाइप्स ऑफ नाउन जो है आपके टोटल 5 होते हैं। ठीक है। सबसे पहला नाउन होता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर नाउन में हम किसी भी प्रॉपर किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम को हम देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल राम, अलवर, टॉम एक्सेट्रा। मतलब राम यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, अलवर यहाँ पे जगह का नाम हो गया, टॉम किसी चीज़ का नाम आप बोल सकते हो, या किसी जो है जैसे टॉम बिल्ली का नाम रख देते हैं, कुत्ते का नाम रख देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। या किसी चीज़ को बोल सकते हो आप, पेन को बोल सकते हो, सॉरी पेन को नहीं बोल सकते हम यहाँ पे। ठीक है। तो किसी भी चीज़ का नाम जो है आपका क्या हो सकता है? प्रॉपर नाउन जो है होता है। इसमें क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द प्रॉपर नाउन्स आर हाईलाइटेड। यहाँ पे हमने हाईलाइट नहीं कर रखे, बट अभी बता देता हूँ मैं आपको हाईलाइट करके। राम इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे राम जो है आपका हाईलाइटेड पॉइंट होना चाहिए था। वैसे हाईलाइट तो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे PDF को तैयार करने में, तो इसको हाईलाइट करना यहाँ पे रह गया। ओके, कोई नहीं, आगे के जो PDFs होंगे उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। ही इज़ टॉम, तो यहाँ पे टॉम जो है आपका क्या रहेगा? जो है आपका प्रॉपर नाउन रहेगा। और ये जो ही आया है इसके लिए, ये टॉम के लिए क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है ना, प्रोनाउन है। यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है, और ये ही जो दिखा रहा है ना, इससे हमें ये पता चलता है कि टॉम जो है किसी चीज़ का नाम नहीं है, टॉम किसी व्यक्ति का नाम है। किसने बताया सर? इस ही ने बताया। वो हम प्रोनाउन में भी सीखेंगे ये चीज़ें। आई लिव एट अलवर, अब यहाँ पे ये किसी प्लेस के बारे में डिनोट कर रहा है, तो आपका अलवर यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस लाइन या फिर सेंटेंस। नेक्स्ट जो है दूसरा टाइप आता है हमारे नाउन का, वो आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन is a noun referring to a person, place or thing in general sense usually. You should write it with a capital letter only when it begins a sentence. मतलब कहने का क्या है कि जो कॉमन नाउन होता है वो एक ऐसा नाउन होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को कहता है। जनरली जो है जनरल सेंस में वो बात करता है, और आप उसको लिख सकते हैं कैपिटल लेटर के साथ। जब आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कॉमन नाउन आर हाईलाइटेड। अब यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है आपका? ठीक है, यहाँ पे भी देखना होगा।
उनको साथ के साथ हम जो है देखते चलेंगे, जो भी हमारा यहाँ पे एक तरीके से कॉमन नाउन रहेगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस से ही हम समझ लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइन द नियरेस्ट टाउन इज़ 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे ना अकॉर्डिंग टू द साइन, ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, जो निशान है, इसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन जो किसी भी जगह के बारे में जो है बात करता है एक तरीके से, वो कॉमन नाउन एक तरीके से रहेगा। और इसमें और भी क्या इसमें और भी जो है आपके कॉमन नाउन है जी, बिल्कुल है। ये टाउन जो है आपका कॉमन नाउन है, किसी भी जगह का नाम नहीं लिया गया है, बट टाउन तो कोई भी हो सकता है ना, तो इसलिए कॉमन नाउन यहाँ पे दो रहेंगे, यहाँ पे साइन और कॉमन। तीसरा सेंटेंस देख लो ना एक बार, द रोड क्रू वॉज स्टार्टल्ड बाय द साइट ऑफ द 3 लार्ज कैट्स क्रॉसिंग द रोड। अब यहाँ पे जो क्रू है ना आपका, ये क्रू कोई भी हो सकता है। क्रू कोई पर्टिकुलर चीज़ तो है नहीं, तो इसलिए ये एक कॉमन नाउन है। कोई भी जो है क्रू हो सकता है, उसको कॉमन नाउन हम कहेंगे। उसके बाद आपका ये साइट दे रखा है, कोई भी दृश्य, कोई भी जगह साइट हो सकती है। उसके बाद कैट जो है, कैट तो कोई भी हो सकती है, किसी भी कैट का पर्टिकुलर नाम थोड़ी ना है। अब यहाँ पे रोड है, रोड कोई भी हो सकता है, किसी रोड का नाम थोड़ी ना लिख रखा है कि लोधी रोड या फलाना रोड, ढिमकाना रोड। तो इस तरीके से हमारे जो कॉमन नाउन होते हैं वो कॉमन नेम होते हैं, किसी भी ग्रुप के बारे में एक तरीके से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल किंग कोई भी हो सकता है। किंग अगर मैं लिख दूं अकबर द ग्रेट किंग इस तरीके से, तो वो अकबर को डिनोट कर रहा होगा। बट किंग तो जो वर्ड है वो हमारा कॉमन है ना, सभी किंग्स के लिए यूज़ किया जाता है ना। वो बॉय हो गया, गर्ल हो गया, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो हम जो नाउन्स होते हैं एक्चुअली वो हमारे कॉमन नाउन होते हैं। नेक्स्ट तीसरा टाइप आता है, ये हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल एज यूनिट। फॉर एग्जाम्पल टीम, कमेटी, आर्मी एक्सेट्रा। कहने का मतलब क्या है, कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक, जो आपका संज्ञा होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिसमें ग्रुप के हिसाब से जो है चीज़ों को एक तरीके से देखा जाता है। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, सॉरी इसको बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिसमें ग्रुप होता है एक जैसी चीज़ों का, क्या होता है, एक जैसी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स का ग्रुप होता है। ठीक है, ओके। अब इसमें जैसे टीम है, टीम में क्या होगा, एक जैसे खेलने वाले, एक खेल को खेलने वाले प्लेयर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारी क्रिकेट की टीम है, ठीक है, ओके, हमारी क्रिकेट की टीम है, तो वो क्या है, उसमें एक जैसे प्लेयर्स हैं, 15 या 16 का स्क्वाड है विद आवर कोच या जो भी सपोर्ट स्टाफ होता है हमारा, ठीक है, उसमें तो वो क्या है, वो टीम है। किस से मिलके बनी है टीम, प्लेयर्स से मिलके बनी है। तो इस तरीके से जो टीम वर्ड है वो हमारा क्या है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। ओके, अब कमेटी है, कमेटी में सदस्य हो सकते हैं, 4-5 हो सकते हैं, 5-6 हो सकते हैं, 10-20 हो सकते हैं। वो कॉमन यूजुअली हम लोग 4-5 सदस्यों को लेके जो है क्या बनाते हैं, कमेटी एक तरीके से बनाते हैं। आर्मी में कितने सदस्य होते हैं, कितने हमारे सोल्जर्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं एक्चुअली नाउन्स होते हैं, वो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर नाउन में के लिए यूज़ करते हैं, और इसको अगर प्लूरल में यूज़ किया जाएगा तो वो कॉमन नाउन एक तरीके से बन जाएगा। अगर इसको देखो, ये हमें चीज़ किसके लिए जो है काम करती है, ये जो पॉइंट है ना, ये हाईलाइटेड पॉइंट है एक तरीके से, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अलग कलर देना मैं भूल गया इसको, बट आप लोग अच्छे तरीके से अगर इसको पढ़ोगे तो ध्यान में रहना भी चाहिए आपको, ऑफकोर्स रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, तो जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में डिनोट किया जाता है। बट अगर आप उसको प्लूरल फॉर्म में ले रहे हो तो वो आपका कलेक्टिव नाउन नहीं रहेगा, फिर वो आपका कॉमन नाउन बन जाएगा। तो उस सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें क्या बताता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। तो यहाँ पे फिर ये अगर प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, कॉमन नाउन का अगर काम करेगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। इस तरीके की गलती हमसे कहाँ पे होती है,
कॉमन एरर्स में होती है। कॉमन एरर्स में हमसे इस तरीके की गलती होती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो कि कलेक्टिव नाउन के रूप में हमारे यूज़ किए जाते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी सब पढ़ के देख लेना आप। मुझे प्रॉब्लम आए तो पॉइंट, जो भी पॉइंट है ना वीडियो का, जितने भी पॉइंट पे आप वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आती है, वो पॉइंट जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देंगे। ठीक है। द फ्लोक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फ्लोक वर्ड है ना, फ्लोक, ये क्या है, ये झुंड है, ग्रुप है गीज का। ठीक है, ये किसका ग्रुप है, गीज का ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लोक है वो आपका क्या होगा, वो आपका एक कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, ओके। और ये जो गीज है, ये गीज है ना, तो ये गीज जो है हमारा, ये एक सिंगुलर नाउन है। और इसको अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सीख लो साथ के साथ में, चांस है। ए फ्लोक ऑफ गीज, ये आपका सब्जेक्ट है। इसको पेन को और हल्का कर देते हैं। देखो, द फ्लोक ऑफ गीज है, ये आपका अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, बिकॉज ये कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद आपका जो वर्ब आएगा ना, वो सिंगुलर आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसी को देख के आपका जो वर्ब है ये सिंगुलर यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखना। एक और सेंटेंस देख लो। द जूरी इज़ डाइनिंग ऑन टेक आउट चिकन टुनाइट। तो यहाँ पे जूरी जो है, जूरी, ये जूरी जो है ये क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। और ये कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा ये, इसीलिए इसके साथ इज़ यूज़ कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ आता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, आयरन, वुड। तो मतलब क्या है कि मटेरियल नाउन बहुत आसान होता है, ये ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं करता है। ओके, ये जो है किसी भी मटेरियल से बना हुआ सब्सटेंस होता है, या तो किसी सब्सटेंस से बना हुआ होता है या किसी मेटल से बना हुआ कोई मटेरियल होता है। ठीक है, ओके। तो इसमें जो है आपका द नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे गोल्ड आपका हो जाएगा। सी हैज़ परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, तो यहाँ पे आपका सिल्वर हो जाएगा। ही गोट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, तो यहाँ पे आपका वुड हो जाएगा। तो ये जो गोलदारे के अंदर जो वर्ड्स हैं हमारे, ये क्या हो जाते हैं, मटेरियल नाउन आपके हो जाते हैं। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, इसको समझने की कोशिश करना। मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इनको मापा या तोला जा सकता है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। देखो, सबसे पहली बात तो क्या होती है, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं हमारे, उनके पहले आप जो है आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। अगर उनको काउंटेबल का फॉर्म दे दिया गया है तो उनके पहले ए या फिर एन आपका यूज़ हो सकता है। अगर उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं नाउन को या वर्ड्स को आपके पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ कर रखा है तो उसके पहले द का प्रयोग भी हो सकता है। ये तो थी आर्टिकल से रिलेटेड बात। दूसरे नंबर पे क्या बात है, जो हमारे मटेरियल नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते हैं जनरली, और उनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो उनको है ना मापा या फिर तोला जा सकता है। ठीक है, इसीलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये काउंटेबल नहीं होते और इनको एक सिंगुलर फॉर्म के रूप में माना जाता है। इसीलिए इनको अगर सब्जेक्ट के रूप में भी आप यूज़ कर रहे हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताता है कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ सिंगुलर जो है आपकी वर्ब, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ टाइप नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun in general refers the name of quality, action or state, honesty, bravery, hatred, laughter, poverty, young, art and science, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूज़िक, ग्रामर इत्यादि भी नाउन में शामिल एक तरीके से किए जाते हैं। यहाँ पे नोट को और देख लेते हैं, फिर समझेंगे इस चीज़ को।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को बताता है जिनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, ना ही देखा जा सकता, केवल उनको फील किया जा सकता है, महसूस एक तरीके से किया जा सकता है। अब तो मेरे ख्याल से समझाने की भी ज़रूरत यहाँ पे शायद नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हम सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं, जिस प्रकार से हम मटेरियल नाउन का जो प्रयोग है वो हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बाइंग द इमरजेंसी लाइट्स वॉज एन आफ्टर थॉट। तो यहाँ पे आपका आफ्टर थॉट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक तरीके से रहेगा। जस्टिस ऑफन सीम्स टू स्लिप आउट ऑफ आवर ग्रास्प। तो यहाँ पे आपका जस्टिस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम अदर काइंड्स ऑफ नाउन या फिर टाइप्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पे आपके जनरली दो जो है अलग टाइप्स ऑफ नाउन आते हैं। द फर्स्ट इज़ काउंटेबल नाउन एंड द सेकंड वन इज़ नॉन काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल जिनको काउंट किया जा सकता है, ओके। काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन बोथ a singular and a plural form, and it name anything or anyone that one can count. In each of the following sentences the highlighted words are countable nouns. तो यहाँ पे देखो, we painted the tables red and the chairs blue. अब यहाँ पे आपका जो टेबल्स है और जो आपकी चेयर्स हैं, ओके, ये हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं, बिकॉज हम चेयर्स को और टेबल्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, हम उनको गिन सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वी कॉल दीज वर्ड्स आर काउंटेबल नाउन्स, ओके। इसलिए हम इन वर्ड्स को क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन्स हम एक तरीके से कहेंगे। इसके अपोजिट अगर नॉन काउंटेबल नाउन्स की बात है तो अ नॉन काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन दैट डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड विच रेफर्स टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट। अ काउंटेबल नाउन always takes a singular verb a sentence. Non-countable nouns are similar to collective nouns and are the opposite of countable. ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जो अनकाउंटेबल हमारे नाउन्स होते हैं उनको हम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर के फॉर्म में लेते हैं। तो इसके साथ सिंगुलर एक तरीके से वर्ब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उनके साथ। और जो नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं वो कलेक्टिव नाउन के जैसे होते हैं, बिकॉज उनको भी सेम इसी तरीके से यूज़ किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जे प्रीस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है ना वो आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है। उसको हम जो है एक इनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो दूसरा बात क्या होती है, इनका हम प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते। तो इसलिए इनके साथ जो है आपका अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं या तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट कंकर्ड जो है हमें बताता है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको आप लोग देख सकते हो। फिर एक नोट दे रखा है हमें, सम नाउन्स आर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जिनको हम काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल दोनों तरीके से जो है काउंट करते हैं। समटाइम्स अ वर्ड दैट मीन्स वन थिंग एज ए नॉन काउंटेबल नाउन हैज़ ए स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग एज अ काउंटेबल नाउन। रिमेंबर देन दैट द क्लासिफिकेशंस काउंट एंड नॉन काउंट आर नॉट एब्सोल्यूट। कहने का मतलब क्या है कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि इसको यहाँ पे काउंटेबल के फॉर्म में यूज़ किया गया है या फिर अनकाउंटेबल फॉर्म में एक तरीके से यूज़ किया गया। तो उसको पहचानने का एक तरीका होता है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे है ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्सरसाइज में हम बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को पहचान पाएंगे, बट पहले हम रूल्स ओनली वीडियोस को जो है एक तरीके से कवर करेंगे, देन हम एक्सरसाइज का मुद्दा स्टार्ट करेंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो, क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी बड़े हैं, हमारा वाइड बुक है, काफ़ी जो है लंबे चैप्टर्स हैं और बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। अगर आप ग्रामेटिकली
चैप्टर्स की बात करोगे या टोटल चैप्टर्स की बात करोगे तो देयर आर 69 चैप्टर्स, बट सारे के सारे चैप्टर्स को हम एक वीडियो में, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। अब जैसे पैसेजेस वाले हैं तो उनको तो एक चैप्टर में कवर कर ही नहीं सकते, एक एक पैसेज ही बनाना पड़ेगा अलग से प्लेलिस्ट बना के उसकी, है ना। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। बट वापस टॉपिक पे लौट जाओ, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आपके यहाँ पे जिनको काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आप जो है देखते हो। उनको क्लासिफाई करने का एक अलग तरीका होता है, उसको समझ लेंगे हम लोग, या यहाँ पे भी कोशिश कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि टाइम इज़ अ गुड एग्जाम्पल, टाइम को यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया है। जैसे ये सेंटेंस देखो, टाइम इज़ मनी, टाइम जो है क्या है, पैसा है एक तरीके से। अब यहाँ पे आप टाइम को सिंगुलर फॉर्म में एक तरीके से देख रहे हो, या फिर आप इसको क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप इसको क्या कर पा रहे हो, काउंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो टाइम को हम यहाँ पे काउंट कर पा रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म के रूप में एक तरीके से हम इसको ले रहे हैं ना। इसके बाद एग्जांपल्स देखो, वन शुड नॉट वेस्ट द टाइम ऑन ट्रिफल्स, हमें है ना बेकार की चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हम टाइम को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो टाइम है आपका काउंटेबल नाउन के रूप में काम करेगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो टाइम है वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में काम करेगा। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर वर्ड को उठा के, नॉट वर्ड एग्जैक्टली, एक्चुअली इट्स नाउन, एक नाउन को उठा के जो हमारा काउंटेबल का काम भी कर सकता है, जो हमारा अनकाउंटेबल का काम भी कर सकता है, बट जहाँ पे उसको काउंटेबल फॉर्म में लिखा गया है या काउंटेबल फॉर्म में उसको यूज़ किया गया है तो उसको आप काउंटेबल नाउन कहोगे। जहाँ पे उसको अनकाउंटेबल फॉर्म में यूज़ किया गया है वहाँ पे उसको आप अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रखोगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर, या सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है वो पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। उसके बाद अपना क्या आता है, नेक्स्ट अपना सेगमेंट आता है इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, इनके ऊपर हम लोग देखते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन्हें सिंगुलर, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, और इन नाउन्स के अंत में एस लगे, एस को हटाकर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में प्लूरल लगते हैं बट इनका प्रयोग प्लूरल की तरह ही होता है। देखो सीधी सिंपल बात क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्लूरल मानते हैं या देखने में प्लूरल लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर, ठीक है। वो होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं। ये कुछ इसी तरीके के यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लेना और ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे इसमें आपको, ठीक है, जैसे कि सीजर्स होता है, पेंट्स होता है ना। इस प्रकार के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इनके होते हैं दो पार्ट्स, इसलिए ये देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल, बट होते क्या हैं एक्चुअल में, सिंगुलर। तो इस तरीके के वर्ड्स हैं, इनको आप लोग देख लेना यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि वेयर आर माई पेंट्स, वेयर आर माई पेंट्स, तो यहाँ पे आप जो है क्या करोगे, इनको देखोगे, अच्छे तरीके से समझोगे, और फिर आप जो है इसका एक तरीके से क्या करोगे, यूज़ करोगे, ठीक है। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो इनको है ना सेम सेंस में, सेंस नहीं एक्चुअली सेम स्पेलिंग्स के साथ जो है प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन्हीं वर्ड्स को जो ये ऊपर हमारे दिए हुए थे ना, ये सारे के सारे वर्ड्स, ये जो पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। फिर बात आती है एक नोट की, मीन्स सिंगुलर यदि इनके साथ ए या एवरी का प्रयोग हो, या इसका प्रयोग वे टू एन एंड यानी कि तरीका या रास्ता बताने के अर्थ में किया जाए। मीन्स का प्लूरल, इसका प्रयोग इनकम के सेंस में अगर किया जाता है, माई मीन्स वर रिड्यूस्ड
सस्टेनली, या फिर एवरी मीन्स इज़ गुड इफ़ एंड इज़ गुड। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है मीन्स, ठीक है, ये हमारा है नाउन, इसके एंड में क्या है, एस है। इसको सेम स्पेलिंग के साथ ही यूज़ किया जाएगा। इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी सिंगुलर नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, एंड प्लूरल जो है आपका नाउन के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल देखो, माई मीन्स वर, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लगा रखे हैं ना, ये गलत नहीं है, ये सही है, बिकॉज यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जितने भी साधन हैं, मेरे पास जितने भी साधन हैं, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ओके, उन सब की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मीन्स क्या होगा, प्लूरल जो है वर्ड होगा या प्लूरल नाउन होगा। एवरी मीन्स, एवरी मतलब प्रत्येक मीन। अब यहाँ पे मीन्स को एक सिंगुलर वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है या नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे इसका मतलब एक तरीके से इनकम के जो है सेंस में लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो है सिंगुलर आपकी वर्ब लेगा। ये भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखने को मिलेगा। आधे से ऊपर तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखेंगे, एक तो नाउन में, ठीक है, एक प्रोनाउन में। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपका मोस्टली कवर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यही तो चीज़ें उसमें भी देखने को मिलती हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं बट होते सिंगुलर हैं, इनको हम सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं। ये भी उसी तरीके के हैं, बट ऊपर वाला जो रूल नंबर फर्स्ट था उसमें वो दोनों फॉर्म्स में यूज़ किए जाते हैं, इनको सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है, इनको प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो इसी तरीके के कुछ वर्ड्स हैं, ये कम है, इनको हम देख लेते हैं। न्यूज़, इनिक्स, पॉलिटिक्स, समर, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ड्रोट्स। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके एस लगा रहता है अंत में, बट वो सिंगुलर फॉर्म में ही आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल आता है थर्ड। ये क्या होता है, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोलिट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं इनको हम जो है यूज़ करते हैं एज आ प्लूरल नाउन या फिर एज आ प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की जगह पे ये आ रहे हैं तो क्या होता है, कई बार हम लोग है ना चिल्ड्रन, जो चाइल्ड जो वर्ड होता है ना, चाइल्ड्स बना देते हैं, ये वर्ड होता ही नहीं, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से भी हम लोग कई बार गलतियां कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम चिल्ड्रन को ये सोचते हैं कि वो सिंगुलर फॉर्म में, इसका चिल्ड्रंस प्लूरल बना देते हैं, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज हमेशा करते हैं, इनको जो है ध्यान रखना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये जो है आपके प्लूरल एक तरीके से सब्जेक्ट या फिर प्लूरल आपके एक तरीके से नाउन होते हैं, इनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इनके साथ हम आर्टिकल ए एन, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड या कैप्चर थोड़े से अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे किया गया है, ये और कुछ नहीं है, ए या फिर स्लैश लगा के एन लिखा हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लोग जो है गिन सकते हो, जैसे कि सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज। तो ये सारे कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इन वर्ड्स को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन के रूप में, और ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन जो है हमारे होते हैं। द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज़ वेरी चार्मिंग। द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, और ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा।
इसीलिए इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब इज़ का प्रयोग किया गया है। इसको थोड़ा सा केयरफुली भी करना ज़रूरी है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ध्यान रखें, इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जो भी यहाँ पे नाउन दिए गए हैं, ऊपर ऊपर जो नाउन्स दिए गए हैं उनको एस लगा के हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, जो भी ऊपर नाउन्स हमारे दिए गए हैं इनमें कभी भी एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हम लोग। ये डिस्कशन हम ऊपर भी कर चुके हैं। जैसे कि सीनरीज है या फिर इंफॉर्मेशंस है, फर्नीचर्स है, हेयर्स है, इनको कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते। इनको एज इट इज़ उसी फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं और सिंगुलर फॉर्म में ही ये हमेशा रहेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जो भी ऊपर नाउन दे रखे हैं उनको सिंगुलर या प्लूरल में बनाना अगर ज़रूरी हो जाए, हो सकता है कहीं पे ज़रूरत भी पड़ जाए, तो इसके साथ कुछ वर्ड्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी हम लोग उनको प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं, नहीं तो हम उनको प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते। किस प्रकार से कर सकते हैं? ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक ही एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा चीज़ को कि अ पीस ऑफ देखो लगा रखा है, इंफॉर्मेशन के आगे अ पीस ऑफ लगा रखा है, तो आपको अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन के आगे अ पीस ऑफ लगा के तभी हम जो है क्या कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन की डिग्री या मात्रा या क्वालिटी, क्वांटिटी के बारे में या क्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं उसकी, कि है कितनी या किस तरीके की इंफॉर्मेशन के बारे में एक तरीके से बात की जा रही है। ओके, तो इस चीज़ को भी आप लोग समझ सकते हो अच्छे तरीके से, और बाकी के एग्जांपल्स आप लोग देख लेना, अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है यदि हेयर का प्रयोग काउंटेबल की तरीके से करना है तो हेयर्स हो सकता है, जैसे कि 1 हेयर, 2 हेयर्स, आई नीड योर 2 ग्रे हेयर्स। अब यहाँ पे ये पूरा एक सेंटेंस है, आई नीड योर 2 ग्रे हेयर्स, मुझे आपके 2 ग्रे हेयर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपका हेयर्स भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे उससे पहले आप जो है याद करो, ध्यान रखो कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है और यहाँ पे फिर आपका उसके आगे न्यूमेरिकल जो एक एडजेक्टिव या फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, तो उसके आगे कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर इनको प्लूरल फॉर्म में भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो। नेक्स्ट अपना रूल नंबर 5 आता है। ये कहता है कि नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में एक ही जैसे रहते हैं, जैसे कि डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, जूरी, कार्प, इस तरीके के वर्ड्स हैं, या फिर पाइक, ट्रोट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम सेम ही फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स आप लोगों के जो शुरुआत में हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा इसके ऊपर टाइम लगाने का मतलब नहीं बनता, जिससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग, रूल नंबर 6 क्या कहता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो मीनिंग में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके पहले कोई भी जो है न्यूमेरिकल जो है एडजेक्टिव, कोई भी निश्चयात्मक संख्या जो है लगा दी जाती है उसके आगे, तो उसको प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, और इन नाउन्स को हम प्लूरलाइज नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल पेयर, स्कोर, ग्रोस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, इस तरीके के कुछ ये वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़। अब यहाँ पे पेयर्स ऑफ शूज़ मत कर देना, इस तरीके की गलती आपका एसएससी खूब पूछता है। किस में? कॉमन एरर्स में पूछता है। जो भी नाउन की गलतियाँ होती हैं ना, कॉमन एरर्स में इस तरीके की पूछी जाती हैं गलतियाँ। यहाँ पे पेयर्स लिख देगा, इस शू को शूज़, शू लिख देगा, शूज़ आना चाहिए यहाँ पे। तो इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जब नाउन को ऐड किया जाता है तो उसमें कौन सा वर्ड हमारा जो है प्लूरल फॉर्म में जाएगा और कौन सा वर्ड प्लूरल फॉर्म में नहीं जाएगा, या किसके साथ एस ऐड होगा। ये बड़ा एक आप इसको बोल सकते हो कंफ्यूजिंग खेल, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। अच्छा, उसके पहले क्या होगा? उसके पहले एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2 पेयर ऑफ शूज़,
देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसको बड़ा केयरफुली आप लोग एग्जाम्पल्स को जो है बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना, अगर दिक्कत आए तो फिर बता सकते हैं। अच्छा, ये तो पॉइंट हो गया इस तरीके से क्लियर। फिर उसके बाद यदि इनके साथ इनडिफाइनेट काउंटेबल का प्रयोग कर दिया गया है तो इनको प्लूरल बना सकते हैं हम लोग, जैसे कि डजन्स ऑफ वीमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मैनी पेयर्स ऑफ शूज़, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस। तो इस तरीके से आप जो है लास्ट वाले पार्ट के साथ साथ पहले वाले पार्ट के साथ, ठीक है, वहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना पेयर ऑफ शूज़ की, तो यहाँ पे आप पेयर्स ऑफ शूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्यों कर सकते हो, किस लिए कर सकते हो, तो उनको प्लूरलाइज फॉर्म में बनाने की ज़रूरत कुछ इस तरीके से पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए पहले वाले वर्ड के साथ भी आपका एस जो है एक तरीके से ऐड हो जाता है, तो उसको प्लूरल फॉर्म में हम बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल आता है 7th। ये कहता है यदि किसी नाउन को के बाद अगर प्रेपोजिशन आता है और फिर वही नाउन आ जाता है सेम, तो वो जो है सिंगुलर नाउन रहेगा। जैसे कि टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, तो इस तरीके से जो वो नाउन रहेगा वो आपका सिंगुलर ही रहेगा, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके के कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि टाउन्स आफ्टर टाउन, रोज़ अपॉन रोज़, डोर्स टू डोर, सिप्स आफ्टर सिप्स। इस तरीके के अगर हम लिख देंगे तो ये लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, टाउन आफ्टर टाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रूल आता है वो आता है 8th। ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद आ हाफ या आ क्वार्टर अगर आता है तो नाउन को न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद रखते हैं, या फिर आ हाफ या आ क्वार्टर जो है एक तरीके से लिख दिया जाता है। ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा, बट एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ही गेव मी 1 रुपी एंड आ हाफ। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आती है दो तरीके से, आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने। सबसे पहला तरीका क्या है, ये है, देखो जब भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आता है, जैसे कि 1 आया, 1 के बाद जो है आपका आ हाफ या फिर आ क्वार्टर अगर आया तो वो जो है लास्ट में जाएगा आपका। ठीक है, और जो नाउन है वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद रखते हैं, वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद है आपका रुपी। यहाँ से ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद अगर हम इनको इस तरीके से लिख देंगे ना, ही गेव मी 1 एंड आ हाफ रुपी, ये लिखना क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ये गलत होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये रुपीज़ जो है ना 1 के बाद आएगा, एंड आ हाफ ये आएगा, ये तरीका होगा सही जो कि हमारा ऊपर दिया गया था। अच्छा, एक दूसरा तरीके की इसकी बात कर रहे थे हम लोग, वो यहाँ पे पता चलेगा। अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन को एंड से जोड़ दिया गया है, फ्रैक्शन मतलब जहाँ पे गुणा करने की बात आती है, जहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बात आती है। ठीक है, जहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बात आती है वहाँ पे एडिशन की बात होती है। एडिशन की बात हो रही है तो हम उसको इस तरीके से लगेंगे। अगर मल्टीप्लाई की बात हो रही है तो 2 एंड आ क्वार्टर टाइम्स 1 एंड आ हाफ टाइम्स, तो यहाँ पे टाइम्स जो वर्ड है ना वो ऐड हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई एक तरीके से किया गया है। रूल नंबर 9 क्या कहता है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो दोनों जेंडर्स के लिए यूज़ किए जाने वाले नाउन वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर, टीचर से डिफाइन नहीं होता कि वो मेल टीचर है या फिर फीमेल टीचर है। स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, ये कुछ इस तरीके के वर्ड्स हैं जो कि नाउन्स हैं एक्चुअली, जो कि हमारे कॉमन जेंडर्स होते हैं। अच्छा, क्या करना है इनका, ऐसे नाउन्स हैं जिनको मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं, इनको ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है। इनके इसी तरीके के नाउन्स का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। तो थर्ड पर्सन, सिंगुलर पर्सन और मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज और हिम का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। ये जो चीज़ है ना, ये जो रूल है, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लस के प्रोनाउन के बारे में भी बात करता है। उसके साथ साथ आपका ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ भी ये थोड़ा सा डील करता है। तो यहाँ पे ये नाउन के साथ साथ जो है 3 और जो है हमारे चैप्टर्स की भी यहाँ पे बात करता हुआ नज़र आता है। देखो कैसे, एवरी कैंडिडेट शुड राइट
हिज नेम। अब यहाँ पे आप हर नहीं यूज़ करते, अगर आपने हर यूज़ कर दिया तो क्या गलत होगा? मे बी हो सकता है, बट एक्चुअल में गलत नहीं है। लेकिन मैस्कुलिन जो जेंडर होता है उसको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज आप इसको रिलेट कर सकते हो एक चीज़ से कि हम एंशियंट टाइम से ही हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है वो मैस्कुलिन जो है रही है, पितृ सत्तात्मक जो है देश में हम रहते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ का प्रभाव आपको देखने को मिलता है एक तरीके से। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इसी तरीके का चलता है, क्योंकि इंग्लिश हमने जनरेट नहीं किया है ना। तो यहाँ पे हिज लिखोगे आप, ना कि हर लिखोगे, इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। एवरी कैंडिडेट के कारण ये हिज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हर लिख दिया तो गलत नहीं होगा, बट आपको लिखना जो है हिज चाहिए। ओके, ये चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। ओके, तो इस तरीके से चीज़ बनती है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यह विवाद का विषय है कि हम यहाँ पे हिज मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ करें या फिर हर का प्रयोग करें। तो इस संबंध में लीगल मैटर हो तो हिज या हर जरूरी हो तो उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। लेकिन कुछ जो स्कॉलर्स हैं हमारे, वो देयर्स का प्रयोग करके भी इस विवाद का समाधान करना चाहते हैं। लेकिन देयर अगर यहाँ पे आप लोग लिख रहे हो तो वो यहाँ पे उचित नहीं बनता। एवरी कैंडिडेट शुड राइट देयर नेम, नहीं नहीं नहीं, एवरी के साथ आप देयर को यूज़ नहीं कर पाओगे, इसीलिए हिज या हर में से ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपका क्या बनता है? हिज बनता है। अगर दोनों ऑप्शंस में हो, ए ऑप्शन में हिज आया, बी ऑप्शन में आपका हर आया, और सी ऑप्शन में ए एंड बी इसने दे रखा है, तो ऑफकोर्स आपका सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। अगर हर ऑप्शन में ही नहीं है तो हिज, ऑफकोर्स वहाँ पे हिज है ही। अगर हिज ऑप्शन में ही नहीं है तो आपका हर है ही, है ना। गलत नहीं है, बट प्रेफरेंस किसको देनी है वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे हो जाती है। रूल नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। कॉमन जेंडर के नाउन्स के पहले लेडी का प्रयोग करके या वुमेन का प्रयोग करके जो है हम लोग कुछ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉमन जेंडर को। ठीक है, ओके। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। नॉर्मली हम लोग लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर बोलते हैं, हिंदी में महिला शिक्षक या फिर महिला डॉक्टर जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ना कि औरत शिक्षक, औरत डॉक्टर। महिला बोलते हैं ना, औरत नहीं बोलते ना, तो इससे हिंदी थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। तो इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, विमेन डॉक्टर या फिर विमेन जो है टीचर हमने नहीं देखा, हमने लेडी डॉक्टर या फिर लेडी जो है टीचर देखा। तो लेडी का मतलब तो हम औरत कहते हैं और विमेन का मतलब हम महिला कहते हैं, तो वो एक तरीके से उल्टा, एक तरीके से विरोधाभास यहाँ पे चलता है। ठीक है, रूल नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग। रूल नंबर 11 कहता है कुछ नाउन्स हमेशा फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्लॉन्डे, मेड, मिडवाइफ, कोटी, वर्जिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, लेकिन वर्जिन को हम फेमिनाइन जेंडर में और बैचलर को हम मैस्कुलिन जेंडर में यूज़ करते हैं। कुछ नाउन हमेशा ही फेमिनाइन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्लॉन्डे, मेड, मिडवाइफ, कोटी, वर्जिनिटी, है ना। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं और या नाउन्स हैं, लेकिन आजकल इनको दोनों जेंडर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि राम इज़ अ बैचलर या रहीम इज़ वर्जिन, तो दोनों के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, जेंडर्स को 4 भागों में हम लोग एक तरीके से विभाजित कर देते हैं। ये कुछ जो है दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ये कुछ अलग पॉइंट यहाँ पे एक तरीके से आया है, ये इसके साथ पॉइंट है, ये कहीं और से जो है सेंटेंस यहाँ पे आके एडजस्ट हो गया है, इसको अच्छे तरीके से एडिट नहीं कर पाए हम लोग, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इसके साथ साथ आप बात करोगे नाउन जेंडर की। नाउन जेंडर 4 टाइप्स के हैं, जल्दी जल्दी हम लोग इनको देख लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जो मैन के बारे में बात करते हैं, मेल सेक्स को डिनोट करते हैं। फीमेल जेंडर जो कि फीमेल सेक्स को डिनोट करते हैं। कॉमन जेंडर जो कि दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। और न्यूट्रल जेंडर जो कि निर्जीव वस्तुओं को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, ना तो वो मेल है ना वो फीमेल है। ठीक है, जैसे कि रूम, बुक, कॉपी, टीवी, बॉक्स, पेंसिल, इस तरीके के। ठीक है, अब यहाँ पे रूल नंबर 1 आता है चेंज करने के लिए कि किस तरीके से हम मैस्कुलिन जो अपना नाउन है उसको फेमिनाइन में चेंज करते हैं। ठीक है, ओके, फेमिनाइन जो है कैसे बनाते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे यहाँ पे।
एक दो वर्ड्स की जो है डिस्कशन करेंगे प्रत्येक रूल के अंदर। बाकी आप लोग जो है देख सकते हो, पहचान सकते हो, जांच पड़ताल कर सकते हो। उसके बाद जो है अगर प्रॉब्लम आई तो फिर से मैं आपको कहूँगा कि विद टाइम नोट आप जो है वीडियो का कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, ज़रूर से काम करेंगे, ठीक है। ओके, कुछ केसेस में मैस्कुलिन के बाद ई एस ऐड करके, ई डबल एस ऐड करके फेमिनाइन बना सकते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर है यहाँ पे, फेमिनाइन है यहाँ पे, बार बार नहीं बताना पड़े। जैसे कि बैरन है तो बैरनेस जो है इसका फीमेल जेंडर बनाएगा। काउंट है, काउंट मेल जेंडर हो गया तो काउंट काउंटेस बन जाता है। जाइंट है, जाइंटेस बन जाता है। होस्ट है, होस्टेस बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो दूसरा जो रूल है, नेक्स्ट रूल, वो क्या कहता है? वो कहता है कि कुछ केसेस में वोवल और उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटा के हम ई डबल एस ऐड करके हम फेमिनाइन जो है जेंडर को बना सकते हैं। जैसे कि एम्बेसडर है, यहाँ पे एक ही समझा देता हूँ, बाकी आप जो है देखते रहना, ठीक है। एम्बेसडर है, एम्बेसडर में क्या करना है आपको, उसके पहले है वोवल, ठीक है। उस वोवल को आपने काट देना है, जैसे कि AMBASSOADOR। अब ये ओ को काट देना है और आर को ओ की जगह पे प्लेस करना है और उसके बाद ESS ऐड कर देना है। एम्बेस्डरस, एम्बेस्ड्रस, एम्बेस्ड्रस, एम्बेसडर, एम्बेस्ड्रेस, ये जो है फीमेल जेंडर को डिनोट करेगा और ये हमारा मेल जेंडर को डिनोट करेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बाकी सब एग्जांपल्स आप देखते रहना, एक एक दो दो एग्जांपल्स एक एक ही बता देते हैं, बाकी आप देखते रहना, ठीक है। रूल नंबर 3 है, कुछ केसेस में मैस्कुलिन जो नाउन्स हैं उनमें कुछ चेंज किया जाता है और लास्ट में ESS लगाने पर भी फेमिनाइन बन जाता है। जैसे कि एबर्ट, एबस, एबस, ठीक है। देखो ABBOT आया, लेकिन इसका बनाया क्या, ABBESS बनाया। ओ को भी काट दिया, टी को भी काट दिया और फिर ESS जो है ऐड कर दिया। अब जैसे एम्परर है, एम्परर में एम्प्रेस बना दिया, ठीक है। गवर्नर है, गवर्नरेस, गवर्नेस बना दिया, गवर्नेस, ठीक है। ड्यूक है, ड्यूक, ड्यूक, डचीस बना दिया, डचीस, डचीस, इस तरीके का कुछ प्रोनाउंस कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इनको जो है देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेना, प्रॉब्लम आए तो बताना, नहीं तो आप अच्छे तरीके से समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दो चार एग्जांपल्स को पढ़ के देखोगे ना तो जल्दी ही समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी महाभारत यहाँ पे नहीं है। रूल नंबर 4 क्या है, कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कंपाउंड जो है मैस्कुलिन नाउन्स के फर्स्ट या फिर सेकंड वर्ड में कुछ चेंज करके हम जो है फेमिनाइन जेंडर में उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैन सर्वेंट है तो सर्वेंट तो सेम ही रहेगा, उसको मैन की जगह पे मेड बना देंगे। मिल्क मैन है, मिल्क मैन की जगह पे मेड बना देंगे, ठीक है। डॉक्टर है, डॉक्टर का लेडी डॉक्टर बना देंगे। पीकॉक का पीहन बनता है, अलग ही बनेगा। वॉशर मैन का वॉशर वीमेन बन जाता है। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी बन जाता है। तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम फर्स्ट या सेकंड जो है आपके वर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट अपने रूल के पास चलते हैं, 5th रूल के पास। कुछ फोन वर्ड्स हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि फेमिनाइन और मैस्कुलिन जेंडर्स हैं जो नीचे दे रखे हैं, उसके ऊपर कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उनको हम इसी तरीके से जो है एक तरीके से सबको पढ़ेंगे, तभी जो है चीज़ अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है शेफर्ड का देखते हो, शेफर्ड, शेफर्डेस एक तरीके से बनाया, ESS ऐड करके बनाया। इसमें क्या चेंजेस किए, प्रत्येक वर्ड को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये हमने यहाँ पे बहुत कम ले रखे हैं, बुक में आपके बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अच्छा, दोनों PDF मैंने जो है टेलीग्राम पे डाल दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये बुक का ओरिजिनल PDF भी आपका वहीं पे है और आपका ये वाला PDF भी ऑलरेडी मैंने वहाँ पे डाल दिया है, उसको आप जो है देख सकते हो। तो ये कुछ ऐसे रूल्स थे जिसमें आप जो है क्या करते थे, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा। अब हम बात करेंगे नाउन नंबर की, सिंगुलर प्लूरल की, ठीक है। तो सिंगुलर जो है आपके एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में बोध कराता है और प्लूरल आपका एक से अधिक स्थान, वस्तु या फिर व्यक्ति के बारे में बोध हमें कराता है। तो हम जो है क्या करते हैं, ऐसे कुछ रूल्स इसी तरीके से देखने वाले हैं कि
एक सिंगुलर से हम प्लूरल किस किस प्रकार से बना सकते हैं और कैसे कैसे हम इनको चेंजेस एक तरीके से इसके अंदर हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी चेंजेस जो है देखने वाले एक तरीके से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं चेंजेस को अच्छे तरीके से। देखिए फर्स्ट रूल कहता है कुछ नाउन्स हैं जिनके एस ऐड करके हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में एस लगता है या ई एस लगता है, वो क्यों लगता है, किस प्रकार से लगता है, उस चीज़ को भी बड़े हम ध्यान से हमें इस चीज़ को जो है पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि जिस भी नाउन के पीछे एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या फिर एक्स आता है तो उनके लास्ट में ई एस हम अगर ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जैसे कि बस है, बसेस बन गया, फोक्स है, फोक्सेस बन गया। इस तरीके से भी हमारे नाउन्स जो है चेंज होते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन बहुत देखने को मिलेंगे आपको नाउन्स में। अब देखो स्टमक है, इसके पीछे सी एच है लेकिन एस ऐड कर रखा है, ई एस ऐड नहीं कर रखा। ऐसे कुछ वर्ड्स को आपको देखना, जांचना, परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये कंफ्यूज कर जाते हैं। अच्छा, फिर आता है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ओ आ जाता है और उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस जो है हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीरो है, हीरो में लास्ट में आया क्या आपका? वोवल आ गया। उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आपको इसके साथ जो है क्या लगाना है? एस लगाना है। ठीक है, सॉरी ई एस लगाना है, ई एस का है ना, ई एस लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है ध्यान से। ओके, लास्ट में क्या हो आपका? ओ हो और उससे पहले क्या हो आपका? कॉन्सोनेंट हो, तो आप जो है उसके साथ ई एस ऐड करोगे। ये तीसरा रूल हमारा कहता है। अच्छा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कांटो है, पियानो है। इसमें देखो लास्ट में ओ है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन यहाँ पे एस ऐड कर रखा है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यहाँ से ये एक्सेप्शंस भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से आप इनको देख लेना। ठीक है, अच्छा, कुछ डबल वोवल्स लगे हुए होते हैं कुछ नाउन्स के लास्ट में, उनको प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड कर देते हैं उसके साथ में, सीधा उसका जो है प्लूरल फॉर्म बन जाता है। जैसे कि बी है, डबल वोवल है। ठीक है, डबल वोवल है तो इसके साथ एस लगा दो, आपका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। फिफ्थ रूल कहता है कि लास्ट में अगर वाई है और वाई से पहले कोई आपका कॉन्सोनेंट आया हुआ है तो वाई की जगह पे वाई को हम काट देते हैं और उसकी जगह पे आई ई एस ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म हम बना देते हैं। जैसे कि क्राई है, ठीक है, क्राई है, क्राई में वाई आ गया लास्ट में, बट उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो आपका वाई कट जाएगा और क्राइज बन जाएगा, क्राइज। ठीक है, अच्छा, अगर ये ना हो तो क्या करना है? अगर ये ना हो, अच्छा, इस वाई के पहले अगर आपका वोवल आ जाता है तो आपको इसके साथ ही एस ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कि बॉय आ गया, वाई है लेकिन उससे पहले क्या है? वोवल है, तो आपको बॉय के साथ सीधा एस जो है लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आप जो चेक कर लेना। ठीक है, रूल नंबर 6 ये वही आ गया जो मैं यहाँ पे आपको बताया है, बॉय वाला। ठीक है, रूल नंबर 7 ये क्या है? अगर लास्ट में किसी भी नाउन के एफ आ जाता है या फिर एफ ई आ जाता है, ठीक है, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको हम एफ को काट देते हैं या एफ ई को काट देते हैं और वी ई एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि काफ आ गया, काफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काफ आया, ठीक नहीं लिखा, काफ, यहाँ पे लास्ट में एफ है। ठीक है, तो एफ ओ या एफ ई हो तो उससे पहले आपका क्या है? एल है, एल है तो आपका एफ जो है यहाँ पे कट जाएगा, सी ए एल वी ई एस, कार्व्स, कार्व्स जो है ये हमारा बन जाता है। ठीक है, ओके, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि बिलीफ है, इसमें लास्ट में एफ है लेकिन एस बना रखा है इसने यहाँ पे तो। ठीक है, प्रूफ है, चीफ है, रूफ है, टफ है, स्ट्राइफ है, गल्फ है, तो गल्फ इन सब के साथ जो है एस ऐड होता है। यहाँ पे ये कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 कहता है कि कंपाउंड नाउन, अब सबसे पहले तो कंपाउंड नाउन के बारे में पता होगा, जिसमें एक वर्ड के साथ एक और ऐड आ जाए या एक और ऐड आ जाए, मतलब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स
जब किसी भी नाउन में ऐड होते हैं तो वो आपका कंपाउंड नाउन होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें एस लगा के हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं कंपाउंड नाउन में। अच्छा, यहाँ पे वही बात आती है जो हम पीछे बात कर चुके हैं कि इसमें प्लूरल फॉर्म बनेगा कैसे, एस ऐड करना कहाँ पे है, ये मेन बात है ना, एस ऐड करना कहाँ पे है, ये वाली बात भी तो ध्यान रखनी है ना। तो इसमें ये चीज़ देखने की होती है, इसमें मेन वर्ड को एस लगता है। जैसे कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ होगा, ना कि कमांडर इन चीफ्स, ये मत करना। ये जो वो हम बात कर रहे थे ना कॉमन एरर्स की, उस चीज़ को ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है भाई, इसके साथ साथ देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम देखते हैं। डबल स्टार लगा रखे हैं, कुछ के सिंगल स्टार्स लगा रखे हैं। देखो समझने की कोशिश करना, मैन सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट्स कर रखा है, इसमें सर्वेंट्स को एस लगा रखा है, ना कि मेन वर्ड मैन को, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, स्पेलिंग भी चेंज कर रखी है दोनों की दोनों, वोवल का चेंज हो रहा है ना, मैन का प्लूरल फॉर्म MEN बनता है ना, तो इसमें सर्वेंट का भी सर्वेंट्स बन रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक इसमें देखो मैन लवर है, मैन लवर्स है, यहाँ पे मैन का मैन ही है, स्पेलिंग MAN ही है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। इस प्रकार की चीज़ को इसने स्पेशली बोल रखा है, नोट द डिफरेंस अमंग द प्लूरल्स ऑफ नाउन्स विद सिंगल स्टार एंड विद द डबल स्टार। इन को अच्छे तरीके से रीड करना, अच्छे तरीके से समझना कि क्या डिफरेंस हमें करने के लिए बोला गया है, या किस प्रकार के डिफरेंस की यहाँ पे एक तरीके से बात की गई है। रूल नंबर 9 ये है, 8 नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वोवल्स में चेंज करने पड़ते हैं। मैन हो गया मैन, विमेन का विमेन, फुट का फीट बन गया, ठीक है, टूथ का टीथ बन गया, माउस का माइस बन गया, लाउस का लाइस बन गया, गूज का गीज बनता है, डोरमाउस का डोरमाइस बनता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के नाउन्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका 4 ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए EN या NE जोड़ते हैं, जैसे कि चाइल्ड या चिल्ड्रन, ओक्स या ओक्सन, काउ या काउज, या फिर क्लैन भी, कैलिन कैलिन इस तरीके से कुछ प्रोनाउंस कर सकते हो, ये काउ का नाम है। ब्रदर का ब्रैथरन, ठीक है, ब्रदर का ब्रैथरन, असली भाई ये होता है, ये हम भाई है तू अपना, ये वो बड़ा भाई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो आपका रूल आता है, रूल नंबर 11, 2 तरीके के प्लूरल्स बनते हैं जिनका डिफरेंट मीनिंग्स होता है। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं, जैसे कि ब्रदर है, ब्रदर का ब्रदर्स बनता है और ब्रैथरन बनता है। ये ब्रदर वो है जो सगा भाई है, और ये ब्रैथरन है, सॉरी ये मैंने उल्टा बोल दिया भाई, यहाँ पे ये ब्रैथरन होता है तो भाई है अपना, वो ये वाला होता है, वो ये वाला तो हमारा माँ जाया भाई होता है, ठीक है, एक ही माँ के 2 बेटे, वो ये वाला होता है। तो भाई है अपना, वो ब्रदर है अपना, और ब्रदर तो वो ब्रदर नहीं होता, वो ब्रैथरन होता है, ठीक है। तो ये उल्टा बोल गया मैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्लोथ्स बनते हैं, एक क्लोथ्स को ES लगता है, जो क्लोथ्स S लगता है ना सीधा, वो सिला हुआ कपड़ा नहीं होता, और जो S लगता है, ES लगता है, वो सिला हुआ कपड़ा होता है, जिसको गारमेंट्स भी आप जो है बोल देते हो, ठीक है। अच्छा, डाई होता है, एक डाइस बनता है DIES, और एक DICE बनता है। एक जो DIES बनता है ना, वो स्टैम्प्स यूज फॉर प्रिंटिंग और कॉइनिंग, मतलब जो डाई होती है ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ की जाने वाली जो डाई होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्किल IQ का लोगो है, स्किल IQ का लोगो की डाई बनेगी पहले, वो डाइस बनेगी, डाइस, ठीक है। और जो डाइस होता है DICE, ये क्यूब्स को बोला जाता है जो गेम्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसी प्रकार से इंडेक्सेस 2 तरीके से बनते हैं इसके प्लूरल फॉर्म इंडेक्स के, एक तो इंडेक्सेस होता है और एक इंडाइसेस होता है। इंडेक्सेस तो आपको पता है ना, जिस तरीके से जो भी साइंस वगैरह होते हैं, इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं हमारी किताबों में, है ना, तो वो जो है इंडेक्सेस होते हैं, है ना। इंडाइसेस होते हैं जो अलजेब्रा में साइंस जो यूज़ किए जाते हैं एक तरीके से, ये यहाँ से कट होके यहाँ पे आना था। इस तरीके की कुछ गलतियाँ हैं, आगे कोशिश करेंगे कि इस तरीके की गलतियाँ हमारी ना हो, ठीक है। इस तरीके के
जो है चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे पूर्णतया। अच्छा, उसके बाद हमारा यहाँ तक क्या चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, टाइप्स ऑफ नाउन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका नंबर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आया कुछ टिपिकल प्लूरल नाउन्स आते हैं नंबर में, ठीक है। देखो यहाँ पे आते हैं लैटिन वर्ड्स हैं कुछ, लैटिन के बाद जिनके लास्ट में यू एम लगा होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए यू एम हटा के ए लगा देते हैं। ये जो है ना ट्रेंडिंग में रहते हैं एग्ज़ाम्स में, इस तरीके के वर्ड्स ट्रेंडिंग में रहते हैं एग्ज़ाम्स में, हमसे गलतियां होंगी ही होंगी। अच्छा, दूसरा ये सेगमेंट कहाँ पे रहता है, स्पेलिंग टेस्ट में। स्पेलिंग से रिलेटेड जो भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो इसी तरीके के नाउन्स से उठते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके है ना बात, ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अडेंडम, अडेंडम या डेटम, अडेंडम का एजेंडा होता है प्लूरल फॉर्म, मुद्दा, एजेंडा मुद्दा बोलते हैं हम लोग, एडेंडम होता है उसका सिंगुलर फॉर्म। हम एजेंडा ही, एडेंडा सॉरी एजेंडा नहीं है, सॉरी ये एडेंडा है, एडेंडा, ठीक है, एजेंडा अलग चीज़ होती है, ठीक है। वो एजेंडम आती है उसकी, कुछ आगे दिया हुआ है क्या, इसमें होना तो चाहिए एजेंडम, इस तरीके का कुछ AGENDUM, हाँ आता तो इसमें भी UM है, अगर इसमें दे रखा होगा तो बहुत अच्छी खबर हो जाएगी ये हमारे लिए, समझ लो इस चीज़ को बस। एडेंडम UM एंडिंग वर्ड है ना, तो उसके पीछे UM को काट के हम A ऐड करेंगे, ये इसका प्लूरल फॉर्म है। अच्छा, डेटा 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 डेटा, ये डेटा है ना प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म होती है इसकी डेटम, ठीक है, ओके है, ठीक है जी भाई साहब। अच्छा हाँ, एजेंडम ये दे रखा, एजेंडा, ये एजेंडा है ना, ये प्लूरल फॉर्म होती है और ये सिंगुलर फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आजकल ना एजेंडा और डेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, वो हम बात कर रहे थे ना नॉर्मल बातचीत में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वो ये बात आती है। द एजेंडा हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, या फिर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग आर ड्रॉन टुडे। अब ये आर है ना यहाँ पे गलत नहीं है भैया, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि एजेंडा को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ किया जाता है आजकल की बोलचाल की भाषा में। और इसी प्रकार से डेटा की बात आती है, डेटा को भी इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके एक सेगमेंट आता है, उसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, वो भी हमने पढ़नी है। इसमें ए पॉइंट आया, लैटिन के ही कुछ वर्ड्स हैं, इन शब्दों पे ध्यान देना है हमें, और इन वर्ड्स के पीछे UM ही आता है, लेकिन इनके प्लूरल बनाने के लिए पीछे S लगता है। ऊपर क्या लग रहा था, A लग रहा था UM को काट के, बट इनके पीछे यहाँ पे UM को काट के S लगता है, तो ये चीज़ भी समझने की है यहाँ पे। जैसे कि म्यूजियम है, म्यूजियम्स बनता है, असाइलम है, असाइलम्स बनता है, प्रीमियम है, प्रीमियम्स बनता है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम्स बनता है, पेंडुलम है, पेंडुलम्स बनता है। इस तरीके से इन वर्ड्स को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसके बाद हम किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, मीडियम का प्रयोग मीन्स या फिर एजेंसी के रूप में किया जाता है, मीडियम भी इसी लिस्ट में है कहीं ना कहीं, तो इसका प्लूरल फॉर्म मीडिया होता है। अगर उसको हम मीन्स या फिर एजेंसी की फॉर्म में ले रहे हैं मीडियम को, अगर उसका मीनिंग मीन्स या फिर एजेंसी निकलता है तो इसका प्लूरल फॉर्म मीडिया निकलेगा। लेकिन अगर मीडियम का प्रयोग स्पिरिचुअल सेंस में अगर यूज़ करेंगे तो इसका प्लूरल फॉर्म मीडियम्स बनेगा, एस लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी पॉइंट आया भाई इंपॉर्टेंट के तहत, लैटिन वर्ड्स के लास्ट में अस लगता है, अस, US, तो इनका प्लूरल फॉर्म में इनके प्लूरल जो फॉर्म है उसको अस को आई में बदल के एक लिख दिया इसने, आई में बदला जाता है। जैसे कि रेडियस आ गया, इसको समझ लो बस, सब नहीं बताऊंगा मैं, RADIUS,
अभी इस US को काट के आई में चेंज कर दो, ये एक नहीं है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये आई है, ठीक है। ये रेडी बन जाता है, रेडी, रेडी रेडियस है जो हमारी सर्कल की होती है ना, ये रेडियस है। रेडियस कौन सी होती है भाई, सॉरी, सर्कल की, ये तो हमारी अलग चीज़ है, जीवा है ये तो, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में मेरे तो ध्यान नहीं। ये हो गया सर्कल, ये हमारा सेंटर पॉइंट, ये इसके अंदर से निकल गया डायमीटर, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है भाई। ऐसे तो थोड़ा बहुत तो ठीक है मेरा मैथ तो बिल्कुल ही ख़त्म है मेरा, वैसे तो कोई नहीं, यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है, इंग्लिश पढ़ानी है हमें तो कोई बात नहीं। अच्छा, सिलेबस आता है, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है, बट सिलेबी ये इसका हमारा प्लूरल फॉर्म होता है। जीनियस का जेनी हमारा प्लूरल फॉर्म होता है, क्योंकि US को आई में चेंज करते हैं तोड़ के, काट के, ठीक है। अच्छा, सी पॉइंट आया भाई इंपॉर्टेंट के तहत। ग्रीक वर्ड्स आते हैं जिसमें लास्ट में IS आ जाता है, उसको प्लूरल में ES में चेंज कर देते हैं, आई को ई में चेंज कर देते हैं। वोवल का चेंज बोल सकते हो आप इसको, यहाँ पे इन शॉर्ट कहना चाहो तो, समझना चाहो तो, ठीक है। जैसे कि एनालिसिस आ जाएगा, तो एनालिसिस का एनालिसिस, इस तरीके से हम जो है आई में चेंज करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे सामने क्राइसिस लिख रखा है, CRIES लिख रखा है, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमें इस चीज़ की जांच पड़ताल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट जो डी पॉइंट आता है, उसमें कई वर्ड्स हैं ग्रीक वर्ड्स, उनके पीछे ओन आ जाता है, ON, ठीक है। उसको हम ON को ए में चेंज करते हैं प्लूरल बनाते समय, जैसे कि फिनोमिनन, फिनोमिना। अब ये फिनोमिना है नहीं, ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछ लिया जाता है वर्ड। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म है, क्राइटेरियन आपकी सिंगुलर फॉर्म है, इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ ऐसे नाउन्स है जिनको हम इस तरीके से चेंज करते हैं, जैसे कि बट को बट्स में चेंज करते हैं, इफ़ को इप्स में, टी को टीज़ में, आई को आइज़ में, टेन को टेंस में, फाइव को फाइव से, MP को MPs में, पी को पीज़ में। ये एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है। ओके, इस तरीके से भी चेंज करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनका सिंगुलर में अर्थ प्लूरल फॉर्म के साथ अलग हो जाएगा। अगर सिंगुलर लिख रखे तो कुछ और अर्थ है, और प्लूरल लिख दिया तो कुछ और अर्थ है। यहाँ पे मैं एक ही वर्ड का जिक्र करना चाहूँगा, बाकी आपकी लिस्ट है, आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दोनों PDF मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बुक वाला भी डाल रखा है, और ये आपका ये भी डाल रखा है, जो प्रिंटेड फॉर्म जो हमने टाइप करके बनाया है, ये भी डाल रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है गुड, अगर हम इसके साथ S लगा दें, उसको मैं गुड्स बना दूं, तो इसका मतलब तो डिग्री, अच्छा, बहुत अच्छा, या अच्छे की सेंस में बताता है ये तो, ठीक है। अगर मैंने इसको गुड्स बना दिया तो इसका मतलब हो गया सामान, ये बात कहने की कोशिश कर रहा है ये। अगर मैंने इसके साथ ऐड कर दिया तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, ये तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट को ही चेंज करना चाहिए। प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, इसका मीनिंग ही कुछ अलग बन जाएगा अगर मैं इसको प्लूरल फॉर्म बनाने जाऊंगा तो, ठीक है। आपके पास लिस्ट है, इस लिस्ट को बड़े अच्छे तरीके से देख लेना, ये मैंने छोड़ा हुआ नहीं है एक भी वर्ड, ये सारे के सारे हमने इसमें यूज़ कर रखे हैं, या फिर आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं एक तरीके से, ठीक है। इस चीज़ को आप बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है। ओके जी, अब आता है यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ विद S, पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, ठीक है। जैसे कि लिविंग थिंग्स की बात करोगे, है ना, तो मोहन्स बुक, मोहन की किताब, सिंगुलर के साथ एपोस्ट्रोफ S लगता है, अगर वो प्लूरल है तो अकेला एपोस्ट्रोफ लगता है, इस बात का भी ध्यान रखना कुछ, ठीक है। थिंग्स जो प्रोसोनिफाइड करती हैं, जैसे कि वीक्स हॉलीडे, अर्थ सरफेस, है ना, इस तरीके की चीज़। या फिर सर्टन डिग्निफाइड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि द कोर्ट्स ऑर्डर्स, एट ड्यूटीज कॉल, अरेजर्स एज, इस तरीके से, नीडल्स पॉइंट, इस तरीके से, ये चीज़ें थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अच्छा, और बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें आप जो है क्या करोगे, एपोस्ट्रोफ को हटाना ही हमारे लिए बेहतर रहता है एक तरीके से। अच्छा, उसके लिए आप पॉजेसिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको
ले सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो इसके अलावा एपोस्ट्रोफ एस या फिर अकेले एपोस्ट्रोफ के अलावा, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल उस मुद्दे की यहाँ पे कोई बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो कंफ्यूज कर देगा फिर वो ऐसे मैटर, ठीक है ना। ओके, अच्छा बी पॉइंट आता है, कुछ प्लूरल वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस लगा हुआ है, तो एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करके हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हम वहाँ पे, ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि बॉयज़ कॉलेज आ गया, तो आप इसको है ना ऐसे नहीं लिखोगे, BOY एपोस्ट्रोफ एस कॉलेज, ऐसे नहीं लिखोगे, ये गलत है, ये कॉमन एरर में पूछा जाता है। ये एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा, एस आएगा यहाँ पे, बॉयज़ तो है ही, अकेला एपोस्ट्रोफ आएगा, बस ये बात मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, ये चीज़ है। उसके बाद सी पॉइंट आया हमारा यहाँ पे, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हिज, हर्स, योर्स, माइन, अवर्स, इट्स, देयर्स। अब ये आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है, और आपके पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे प्रोनाउन के चैप्टर में, नेक्स्ट ही चैप्टर होगा हमारा ये। और ये जो है आपके पोजेशन को बताते हैं, किसको बताते हैं, पोजेशन को बताते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ओके, अच्छा इनके साथ हम एपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पोजेशन को ही तो बताते हैं, ठीक है। अच्छा जैसे योर्स फेथफुली, अब यहाँ पे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, अवर्स गार्डन, हिज पेन, हर्स पर्स, देयर्स रूम, इस तरीके से हम इनको यूज़ कर लेते हैं सीधा, इनके साथ एपोस्ट्रोफ का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा डी पॉइंट आया, कुछ टाइटल्स होते हैं जिनके साथ एपोस्ट्रोफ जो है लास्ट वर्ड के साथ ही लगाते हैं, जैसे कि गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शंस, माय मदर इन लॉज सिस्टर, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, राम एंड सन्स शॉप। लास्ट में जो वर्ड्स होंगे ना उन्हीं के साथ एपोस्ट्रोफ एस आपका लगेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं। ई पॉइंट भी आ गया यहाँ पे कुछ, ये कहता है कि डोंट यूज डबल एपोस्ट्रोफ, वी शुड ट्राई टू अवॉइड डबल एपोस्ट्रोफ इन अ सेंटेंस, जैसे कि माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हमें ये लिखना चाहिए द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज़ एक्सपायर्ड, मेरी माँ मेरी वाइफ की सेक्रेटरी की माँ एक्सपायर हो चुके हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे माई वाइफ्स सेक्रेटरी, माई वाइफ के सेक्रेटरी, उनकी माँ, ऐसे नहीं बताना, द मदर ऑफ माई वाइफ्स, इसका यूज़ करना है, द जो भी वो पर्सन है उसका नाम यहाँ पे ऑफ, और फिर यहाँ पे आपका पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका सिंगुलर नाउन आने की कोशिश करता है और आता ही होता है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा जो बनता है ना सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ, इसी को ले लेता हूँ मैं, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है भैया, इसीलिए यहाँ पे हैज़ आया हुआ है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता तो यहाँ पे आपका हैव आपको देखने को मिलता। ये रूल किसका है सर, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है भैया, इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ओके है। हाँ, बाकी ये करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस देख लेना, दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर से बताना, हम यहाँ पे हैं आपके साथ, आपके पास, ठीक है, ओके। एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, नोवन, समवन, एवरीवन, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाता है इनके साथ, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इनको हम सिंगुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं, इनको हम किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं, जैसे कि एवरीवन्स कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, तो यहाँ पे इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक नोट भी दे रखा है, इनके बाद अगर एल्स हो तो ये तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल सकते हो इस चैप्टर की, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं आप लोग इस चीज़ को, ये एल्स वाला जो क्वेश्चन आता है और वो भी एपोस्ट्रोफ के साथ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, हैशटैग लगा दिया है मैंने, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। नोट नहीं करोगे तो भाई गलती में जाओगे, देख मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, ठीक है,
देखो क्या है चीज़, समझने की कोशिश करना, ध्यान रखना इस चीज़ का। अच्छा, इनके बाद, किन के बाद, जो ये हमारे सारे के सारे ये हैं, ये ध्यान रखना, ये बात ए यहाँ तक। एनीबडी नोबडी, देखो टाइम लग रहा है वो एक अलग बात है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीख रहे हो तो टाइम डजेंट मैटर, चीज़ दिमाग में बैठनी चाहिए। एनीबडी नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, इन सब के साथ या इन सब के बाद एल्स का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफ को एल्स के साथ लगाते हैं, ना कि उनके साथ। आई कैन रिले ऑन योर वर्ड्स, नोट समबडी एल्स, यहाँ पे आप समबडीज एल्स ये लिखा मिलेगा पेपर में, ये एरर है कॉमन। एल्स अगर लिखा मिल गया तो एल्स के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, ये ध्यान रखना है मेरे भाई लोगों, मेरे बहन लोगों, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा जी, लास्ट एंड नेक्स्ट शायद सेगमेंट बचता है हमारे चैप्टर का, और शायद लास्ट है, हो सकता है लास्ट भी हो सकता है, देख लेंगे, जो भी आएगा हमारे सामने ही है। ये आया भाई फंक्शन ऑफ नाउन, केस की बात आ रही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे चैप्टर आते हैं 4, बात आती है एक तो नाउन की, फिर बात आती है जेंडर की, फिर बात आती है नंबर की, तीसरा चैप्टर आता है केस। अब यहाँ पे केस की बात हो रही है, इसके बारे में पढ़ चुके, इसके बारे में पढ़ चुके, इसके बारे में पढ़ चुके, अब केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा भाई, नाउन द्वारा हम किए गए कामों को 6 भागों में बांटते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसमें थोड़ा सा मैं स्पीड से भी निकल सकता हूँ क्योंकि हम लोग इनका डिस्कशन तो हर तीसरे दूसरे सेंटेंस में करते रहते हैं, है ना। नाउन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है वर्ब के, कॉम्प्लीमेंट के काम कर रहा है वर्ब के, ये आगे पीछे हैं बट 6 प्रकार हैं, ठीक है। नंबरिंग को ध्यान में मत रखना, बट ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से कोशिश किया करूँगा मैं अच्छे तरीके से एडिट कर पाऊँ, ठीक है, ओके। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो सकता है हम हमारा नाउन, नाउन है ना, ये सारे के सारे काम करता है। ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारी वर्ब का, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है हमारी वर्ब का, पॉजेसिविटी दिखा सकता है, किस चीज़ का किससे रिलेशन है, कैसे है। उसके बाद अपोजिशन टू नाउन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, ठीक है। और आपका नॉमिनेटिव एड्रेस कर सकता है, नॉमिनेटिव को भी एड्रेस कर सकता है हमारा नाउन। इतने काम करता है हमारा नाउन केस के रूप में। उसी चीज़ को, जब भी हमारा नाउन इनमें से कोई काम करता है, उसी चीज़ को नाउन के केस के रूप में उस चीज़ को जाना जाता है। बस ये सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नाउन द्वारा वाक्य में किए गए कार्यों के आधार पर नाउन के केसेस को डिफाइन किया जाता है। ये केसेस कौन से हैं? ये केसेस आपके 7। पहला है नॉमिनेटिव केस, वो सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो भाई? सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हो। दूसरा आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा आपका आता है पॉजेसिव केस। चौथा आपका आता है कॉम्प्लीमेंट है वर्ब का। पांचवा आपका आता है केस इन एपोजिशन, इसका पीछे भी जिक्र कर चुके हैं हम लोग। पांचवा हमारा आता है पांचवा हो गया। छठा हमारा आता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, और ज़्यादा डिफाइन करता है सब्जेक्ट को। और सातवां हमारा आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब इनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जब नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तरीके से होता है तो वो नाउन नॉमिनेटिव केस का होता है, अर्थात वाक्य में वर्ब के साथ सब्जेक्ट का काम किया जाता है, तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। व्हेन, इंग्लिश में, व्हेन a noun is used as a subject of the verb in a sentence, it is called nominative case of the noun। जैसे कि राम writes an essay, राम जो है क्या करता है? ऐसे को राइट करता है। वर्ब का क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो ये केस राम जो है किस तरीके से यूज़ किया गया है? नॉमिनेटिव केस में यूज़ किया गया है, या सब्जेक्टिव केस भी आप इसको बोल सकते हो। अच्छा जी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना? ओके। अब ऑब्जेक्टिव केस की बात करो। जब वाक्य में
वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरीके से हम नाउन को यूज़ करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, ठीक है। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस है नाउन का वो एप्पल है, ठीक है। और तो कोई नाउन है ही नहीं, यहाँ पे एप्पल ही तो है। तो एप्पल जो है वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। देखो क्या बात की थी इसने, वर्ब का ऑब्जेक्ट ही ईट्स एन एप्पल, खाता है क्या, एप्पल। तो यहाँ पे हम एप्पल जो कि नाउन है हमारा वो किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का, ठीक है। ये बात समझ में आई, ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है टू ऑब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस। कई बार क्या होता है, अब ये तो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, जैसे कि आई राइट अ लेटर, छोटा सा सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है, कई बार दो दो ऑब्जेक्ट भी तो आ जाते हैं ना, एक ही सेंटेंस में आते हैं ना। तो वो क्या होते हैं, एक तो उसमें से होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाला क्या मैटर आता है, एक तो उसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ये चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अब यही चीज़ हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। शी गेव यू अ पेन, अब यहाँ पे शी जो है ना वो सब्जेक्ट है, गेव जो है वो आपका वर्ब है, यू आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और आ पेन भी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मिल गए सर मेरे को, एक तो मेरा यू मिल गया और दूसरा मुझे आ पेन मिल गया। अब इनमें से मेरा कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। इस चीज़ को समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ने से पहले आपके सामने दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं हिंदी में, उनको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लो और वापस सेंटेंस पे जाओ, फिर देखना कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कई वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ही गेव मी एन अम्ब्रेला, ये दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे। एक तो लिविंग नाउन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग नाउन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हमें समझ में आया जो भी लिविंग नाउन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग नाउन होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए वर्ब से हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट करके, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी लेना चाहते हैं तो वर्ब से हम क्वेश्चन पूछेंगे whom करके, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब वापस आ जाओ, इनमें से बताओ कौन जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा यू और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा पेन, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद आगे आ जाओ पॉजेसिव केस पे। एक वाक्य में एक नाउन दूसरे नाउन पर हक जताना चाहता है या रिलेशन दिखाना चाहता है कि क्या रिलेशन है इन दोनों नाउन्स के बीच में, तो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग कर सकते हैं। हम पीछे देखा हमने, ठीक है, समझी हुई थी वो चीज़। तो जिस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है वो नाउन पॉजेसिव केस में होती है यूज, जिसके साथ किया जाता है। जैसे रमेश वाइफ है तो रमेश के साथ एपोस्ट्रोफ एस यूज होगा, ना कि वाइफ के साथ। तो रमेश का रिलेशन वाइफ के साथ दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अच्छा, जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, कुछ भूल तो नहीं रहे हम लोग? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, थोड़ा बहुत है ना पीछे साउंड आ रहा हो ना आपको डीजे का, तो उसको अवॉइड करना। मैंने बहुत वेट कर लिया बट क्या करूँ, अभी
लास्ट कुछ पॉइंट्स बचते हैं हमारे, उनको कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है। और ये दो तरीके का, एक तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार का होता है। देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि हमारा जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। देखो, राम बिकेम एन इंजीनियर। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है एन इंजीनियर या इंजीनियर। ठीक है, तो जो इंजीनियर है हमारा, है ना, जो इंजीनियर है हमारा, वो हमारा किसके ऊपर बात कर रहा है, राम के ऊपर बात कर रहा है। राम क्या है, सब्जेक्ट, दैट इज वाई इट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन से सेंटेंस लोगे, हर पेरेंट्स कोल्ड हर चिंकू। अब देखो यहाँ पे चिंकू किसको बोला जाता है, इस हर को, ना कि हर पेरेंट्स को। हर को बोला जाता है ना, तो ये हर क्या है यहाँ पे इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किसको डिफाइन कर रहा है, ऑब्जेक्ट को के बारे में बात की जा रही है ना, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट, सॉरी आई करेक्ट माई स्टेटमेंट, जो ये चिंकू है ये किसको बोला जा रहा है, हर को। हर को बोला जा रहा है, ना कि पेरेंट्स को। तो हर का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम इस चिंकू को, जो कि हमारा एक और ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस का जो है क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है केस इन एपोजिशन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, केस इन एपोजिशन। ठीक है, एपोजिशन का मतलब होता है हैविंग नियर, यानी कि जो भी चीज़ आसपास होती है उसको जो है हम केस इन एपोजिशन बोलेंगे। देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है, राम इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ऐसे भी तो लिख सकते थे। ये कोमा लगा के दोनों तरफ कोमे में रखा है, हिज ब्रदर, ये अपोजिशन है किसका, राम का। ठीक है, क्योंकि ये राम के बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, तो इसको हम केस इन एपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि जब दो नाउन्स एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, या फिर दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो बाद में आने वाला नाउन पहले आने वाले नाउन का केस इन एपोजिशन कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ है, ये इंग्लिश में डेफिनेशन दे रखा है। ओके, अभी मैं इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जो साउंड है वो ज़्यादा तेज़ हो गया होगा। नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या होता है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है बॉयज़ डोंट मेक अ नॉइस, सुरेश गो टू जयपुर। अब नॉमिनेटिव किसी को पर्टिकुलरली बोला जाता है, कि तुम, किसी को बोला जाता है एड्रेस करके, किसी को संबोधित करके बोला जाता है कि तुम ऐसा करो या तुम ऐसा मत करो, उस चीज़ को बोलते हैं। जैसे कि इसमें है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पहचानना, जो भी नॉमिनेटिव देखोगे आप एड्रेस का, वो कोमा मिलेगा उसके जस्ट बाद, सुरेश के बाद, हरीश के बाद आपको कोमा देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, अब आता है आपका 7th जो पॉइंट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये क्या होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, गॉड विलिंग वी शैल हैव गुड हार्वेस्ट दिस टाइम। भगवान जाने भाई, या भगवान के हाथ में है, भगवान की इच्छा है कि इस बार हो सकता है हमारी, अगर भगवान हमारे साथ रहे, है ना, या मेर रही भगवान की, तो हमारी जो फसल है ना इस बार बहुत अच्छी होगी, है ना, तो बहुत अच्छी होगी। तो नॉमिनेटिव केस में किसको यूज़ कर रखा है हमने, किसको, गॉड को यूज़ कर रखा है ना, गॉड को यूज़ कर रखा है ना। और उसके साथ हमने किस चीज़ को जोड़ रखा है, उसके साथ हमने इच्छा को जोड़ रखा है, गॉड की इच्छा को जोड़ रखा है। किसको जोड़ रखा है, गॉड की इच्छा को जोड़ रखा है। तो इस तरीके से जो नाउन्स को यूज़ किया जाता है उसको हम नाउन या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट टाइप के नाउन कहते हैं। किसको, कौन से नाउन को कहते हैं सर, इस प्रकार के नाउन को कहते हैं जो गॉड है यहाँ पे। ठीक है, ओके है ना, ये चीज़ समझ में आई ना। ठीक है जी, अब ये चैप्टर आपका हो जाता है ख़त्म। ठीक है, लगभग 1.5 घंटे में हमारा
चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो गई हैं विद आपकी एक्सरसाइज एंड आपका जो आंसर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से आपके सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे मिस प्रिंटिंग हो, मिस टाइपिंग हो गई हो तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा। और ये आपका पूरा चैप्टर एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगेन अगर आपको पीडीएफ चाहिए है ये सेम या बुक का, आपके पास बुक नहीं है तो मेरे ख्याल से काम चल भी जाएगा। अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहें तो इसके भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे लिख देना ये अकेला स्किल IQ भी लिख दोगे तब भी आपको चैनल मिल जाएगा। एक तो उसको फॉलो कर लो ज़रूर से, ठीक है, वो एक सपोर्ट ही होगा आपका अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग है ना PDFs वगैरह या वीडियोस के लिंक्स वगैरह जो है आप इजीली वहाँ से देख सकते हो, या फिर आपको इजीली वहाँ पे वीडियोस के लिंक्स वगैरह जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वहाँ पे आपको इजीली मिल जाती है। आपकी इन्फॉर्मेशंस को भी जो है वहाँ पे हम लोग शेयर कर देते हैं जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आती है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है जो कि 9th है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 लेके आएंगे जो कि क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच भाई, इतना वेट किया है ना। देखो किस माहौल में भी हम लोग जो है वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को शेयर करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो, और आप जो कमेंट करके प्रॉब्लम आई, सजेशन आए, आपको अच्छा नहीं लगा, कौन सा सेगमेंट ठीक लगा, कौन सा नहीं लगा, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछा है जो भी आपसे, उन सब चीज़ों के लिए हमने कमेंट बॉक्स को ओपन रखा हुआ है आप सब के लिए। इसी बात के साथ जो है विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट जो है पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।